स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत, जिसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। S टाइप थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरियाँ आप लोगों से हमेशा पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करिएगा। क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। ये आपकी जो 8 नाम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं CR थ्योरी, S टाइप थ्योरी और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है। अनुकूलित, अनुकूलित मीन्स अनुकूलन, है ना। स्वयं को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेना। यहाँ पर जो भी प्रोसेस कराई जाएगी, इसमें जो उद्दीपक लिया जाएगा और जो अनुक्रिया करता लिया जाएगा, वहाँ पर वो क्या करेगा? स्वयं को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा, इसलिए कहा गया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स जो अनुबंधन कराया जाएगा। अनुबंधन क्या होता है? किसी प्रोसेस के द्वारा किसी चीज को सिखा देना, है ना, ये कहलाता है अनुबंधन। तो यहाँ पर किसी शास्त्रीय चीज को मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी म्यूजिकल या कोई ऐसी चीज को प्रयोग में लिया जाएगा जिसके कारण वो क्या हो जाए? अनुबंधन उसका बन जाए, वो सीख जाए उसके द्वारा। यही कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो चलिए, मैं पहले आपको बताऊंगी कि इनके जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इनके प्रतिपादक कौन है? पावलोव, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस चीज का शोध किया, तो इन्होंने यहाँ पर पाचन क्रिया की दैहिकी पर शोध किया था, है ना, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। बहुत अधिक इनकी सराहना हुई, बहुत महत्वपूर्ण माना गया इनके सिद्धांत को, और इसलिए सन 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। अब बात आती है कि पाचन क्रिया का शोध इन्होंने किस तरह किया था। तो इन्होंने प्रयोग में एक डॉग को लिया और इस तरीके से मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर एक कांच का बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पर क्या रखा गया है? एक डॉग को बांधा गया है। ये देखिए, ठीक है। डॉग को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर बांधा गया है और यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर डेली क्या रख दिया जाता है? भोजन रख दिया जाता है। डॉग के अंदर से ये नली है, ये नली जो यहाँ जाती है, ठीक है। अंदर इसकी पैरोटिड ग्रंथि क्या है? पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया और यहाँ पर ऑपरेशन करके नली लगाई गई और क्या देखा गया कि कितनी इसकी लार बनती है किसी चीज को देखकर, है ना। अब वो चीज क्या रखी गई? उद्दीपक, जिससे वो क्या हो? उत्तेजित हो। यहाँ पर डॉग को बांध दिया गया है। यहाँ पर डेली उसे क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। भोजन को देखकर उसकी क्या बनती है? लार बनती है। यही प्रोसेस उन्हें देखनी थी। तो यहाँ पर देखिए, जो भोजन है वो क्या है? UCS, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि UCS क्या है, तो UCS क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स स्वाभाविक उद्दीपक। क्या है? भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। लार क्या है? UCR मीन्स स्वाभाविक अनुक्रिया। समझ में आ रहा है? देखिए, UCS को देखकर UCR बनता है ना, मीन्स स्वाभाविक सी अनुक्रिया होती है, लार बनती है। तो इसकी मैं पूरी प्रोसेस आपको अब बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डॉग को क्या किया गया? UCS रखा गया, मीन्स भोजन रखा गया। तो डॉग के पास, यहाँ डॉग के पास क्या बना? UCR मीन्स लार बनी। क्लियर? अब यहाँ पर UCS क्या है?
स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ठीक है, जब बार बार भोजन दिया गया उसकी क्या बनी, लार बनती थी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि जो भोजन लेकर आता था उसकी पैरों की आहट से ही उसकी क्या बनने लगी, लार बनने लगी। तो उनके दिमाग में कुछ चीज क्या कर गई, घर कर गई कि जब भोजन दिया जाता है तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि भोजन देने से लार बनती है, बट पैरों की आहट से ही लार क्यों बनने लगी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्रतिस्थापन किया। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन अधिगम है, इन्होंने क्या किया, प्रतिस्थापन किया। मीन्स उस वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु को रखा। यहाँ पर किसे रखा गया, यहाँ पर रखा गया एक घंटी को, जिसे कहा गया CS, मीन्स कंडीशनल स्टिमुलस। क्या कहा गया इसे, कंडीशनल स्टिमुलस मीन्स अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हमने स्वाभाविक उद्दीपक रखा, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। लेकिन जो उन्होंने देखा कि पैरों की आहट से जब क्या होता है उसकी उतनी ही लार बनती है, तो उन्होंने यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, लेकिन वहां पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तीसरे चरण में यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर CS तो रखा, CS के साथ क्या मतलब घंटी बजाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घंटी बजी, प्लस इन्होंने UCS भी दिया, मीन्स यहाँ भोजन भी दिया। तो क्या हुआ, फिर से लार बनी। क्या हुआ, फिर से यहाँ पर लार बनने लगी। ये कंडीशन 2 बार दोहराई गई। फिर से इन्होंने CS को मतलब घंटी बजाई और UCS, यहाँ पर फिर से लार बनी। मीन्स घंटी बजाई, भोजन दिया और भोजन दिया। अब देखिए ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। CS क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। यहाँ देखिए एक बार मैंने लिख दिया है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रही हूँ। देखिए UCS क्या है, UCS है भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक, और घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। जब दोनों को पहले घंटी बजाई गई और थोड़ी ही देर में भोजन दिया गया तो उसमें लार बनी। ये प्रोसेस बार बार दोहराई गई। बार बार दोहराने से होता क्या है कि फोर्थ कंडीशन में ओनली घंटी बजाई गई, मीन्स ओनली CS रखा गया, तो उसके पास क्या बनने लगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, मीन्स स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अभी तक स्वाभाविक अनुक्रिया सब में हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या था, घंटी बज रही है, भोजन दिया जा रहा है, घंटी बज रही है, फिर भोजन दिया जा रहा है, तब उसमें लार बन रही थी। लास्ट कंडीशन ये करा गया कि ओनली बैल बजाई गई और उसमें क्या हुआ, लार बनने लगी। मीन्स अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया। ऐसा में देखिए यहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक को रखने से क्या होने लगा, स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। मीन्स वो वही प्रोसेस करने लगा जो वो भोजन को देखकर करता था। नॉर्मल जैसे हमने क्या देखा, पहले ओनली भोजन दिया गया तो उसमें स्वाभाविक सी अनुक्रिया हुई, लेकिन जब हमने वहाँ बैल बजाई तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और हमें क्या कराना था कि जब हम बैल बजाएं तो उसमें रिस्पॉन्स हो, इसलिए हमने क्या किया, पहले बैल बजाई फिर उसको भोजन दिया, फिर बैल बजाई फिर भोजन दिया। इस कंडीशन में उसके दिमाग में क्या हो गया, एक सेटअप बन गया कि जैसे ही बैल बजती है तो मुझे भोजन मिलता है। लास्ट टाइम पे हमने ओनली बैल बजाई और उसकी उतनी ही लार गिरी जितनी की भोजन को देखकर बनती थी। तो यहाँ से पूरी प्रोसेस में उसने क्या सीख लिया कि केवल बैल बजाने से एक अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा उसने स्वाभाविक सी अनुक्रिया करना सीख लिया। और यही इस पूरे सिद्धांत का क्या था, उद्देश्य था कि अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक सी अनुक्रिया करना वो सीख जाए। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस उसने क्या कर ली, सीख ली। यहाँ डॉग के द्वारा उतनी ही लार बनी जितनी की उसे भोजन को देखकर बनती थी। तो पावलोव का ये सिद्धांत क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया
और इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रेरणादायक माना गया, जिसके कारण उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। अब बात आती है शैक्षिक जीवन में इनका महत्व। शैक्षिक जीवन में इसका महत्व क्या है? देखिए, बेल बजने से उसने क्या सीख लिया? मुंह में उसके लार आना उसने सीख लिया कि उसको उतनी ही भूख लगती है। इस कंडीशन में बेल बजने से बच्चों के अंदर क्या आती है? यहाँ पे बैल की बात बस नहीं है कि आप घंटी बजा रहे हैं तो एक अनुशासन तो आ ही रहा है। पूरा स्कूल एक बैल पे डिपेंड होता है। एक बैल बजती है तो बच्चे अगर अस्त व्यस्त हैं तो कहाँ आ जाते हैं? कि अपनी क्लास से बाहर आके ग्राउंड में आ जाते हैं। पीरियड का भी ध्यान होता है बच्चों को, अपने खाने पीने का भी उनको ध्यान होता है। मतलब पूरा टाइम टेबल जो है एक बैल पे ही डिपेंड होता है। तो अनुशासन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे के दिमाग में क्या बन जाता है? सेटअप बन जाता है। दूसरी चीज़, हम केवल बैल की ही बात नहीं करते हैं, अगर दूसरी चीज़ को भी लिया जाए, यहाँ पर बैल ना रखी जाए, अगर कुछ चीज़ दिखाकर सिखाना, यहाँ पर क्या है? हमने बैल को दिखाकर उसे सिखाया है कि जैसे ही बैल बजती है तो उसने देखा, उसने सुना और देखा भी कि ये बैल जैसे ही बजती है वैसे क्या होता है? मुझे भोजन मिलता है, इसलिए उसकी उतनी ही लार आई। इसलिए वही कंडीशन बच्चों के साथ लागू होती है कि अगर कोई चीज़ हम उसको दिखा रहे हैं और दिखाकर क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख जाता है। जैसे कि हम उनको 1 2 3 4 सिखाते हैं, हम डेली सिखाते हैं तो बच्चे को एक दिमाग में सेटअप हो जाता है। 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस हो जाती है बच्चे के अंदर। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे में अनुशासन आ जाता है। बच्चे में पूरी तरीके से क्या आ जाता है? डिसिप्लिन आ जाता है। एक अनुशासन के साथ साथ एक तरीके का डर भी आता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक सिस्टम से रहना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस जो है शैक्षिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रमबद्धता का ध्यान आ जाता है बच्चों को कि किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से हमें कार्य करना है। अब अगर अनुशासन का ध्यान आ जाएगा बच्चों को, अगर बैल से इस चीज़ का पता चल रहा है कि हमें इस टाइम पे ये करना है, तो उनका दिमाग भी क्या हो रहा है? क्रमबद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से शैक्षिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बताऊंगी, उसमें मैं आपको स्किनर का सिद्धांत बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।